हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है चैरिट। दोस्तों, ये मूवी साल 1963 में रिलीज हुई थी। इतनी पुरानी फिल्म होने के बाद भी इस मूवी के अंदर इतने सारे ट्विस्ट और टर्न हैं कि अगले ही पल क्या होगा किसी को पता नहीं चलता। तो अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत रेजिना लैम्पर्ट से होती है। रेजिना यहाँ इंग्लैंड में अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आई थी, लेकिन रेजिना इस बात से बेखबर थी कि कोई उस पर चुपके से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ वो आदमी जैसे ही अपनी रिवॉल्वर चलाता है तो उसमें से गोली की जगह पानी बाहर निकलता है और वो पानी रेजिना के पूरे फेस को गीला कर देता है। असल में ये हरकत एक शरारती बच्चे जॉन की थी। जॉन खामखा रेजिना की छुट्टियां बर्बाद करने में लगा हुआ था, इसीलिए रेजिना चिल्लाकर जॉन की मॉम सेल्वी को वहां बुलाती है। तब सेल्वी जॉन को डांटकर उसे खेलने के लिए कहीं दूर भेज देती है। इधर सेल्वी जॉन की मॉम होने के साथ साथ रेजिना की सबसे क्लोज फ्रेंड भी थी और ये दोनों साथ में इंग्लैंड हॉलिडे एंजॉय करने आई थी। यहाँ सेल्वी नोटिस करती है कि रेजिना किसी सोच में डूबी हुई थी। तब रेजिना बताती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस पेरिस लौटकर अपने हस्बैंड चार्ल्स को डाइवोर्स दे दूं। सेल्वी पूछती है, लेकिन क्यों? तो रेजिना इस सवाल को टालने की कोशिश करती है, लेकिन सेल्वी के बार बार पूछने पर रेजिना उसे बताती है, वैसे तो चार्ल्स एक अच्छा हस्बैंड है, लेकिन कई बार उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर वो अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता, तो आखिर ऐसे अजनबी आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ। रेजिना के ऐसा कहते ही वहाँ एक आदमी जॉन को अपने साथ पकड़कर उसके पास लाता है और बताता है कि ये खुराफाती बच्चा आसपास के लोगों पर बर्फ फेंक कर उन्हें तंग कर रहा था। तो इसे सुन सेल्वी जॉन की तरफ से माफी मांगकर जॉन को अपने साथ ले चलती है, लेकिन जॉन जाते जाते उस आदमी को अपनी पिचकारी से गीला करके वहाँ से भाग जाता है। तब रेजिना उस आदमी को मुंह पोंछने के लिए उसे टिश्यू ऑफर करती है और तब वो आदमी रेजिना को अपना नाम पीटर जोशुआ बताकर उससे कहता है, आप शक्ल से शादीशुदा लगती हैं, लेकिन आपके हस्बैंड कहीं नहीं दिख रहे। रेजिना कहती है, वो मेरे साथ नहीं आए हैं, वैसे भी पेरिस लौटने के बाद मैं उनसे डाइवोर्स लेने वाली हूँ। पीटर कहता है, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी अपने एक खास काम से पेरिस ही जा रहा था। तो पीटर से इस छोटी सी मुलाकात के बाद अगले ही दिन रेजिना पेरिस में अपने घर वापस लौटती है। तब रेजिना को देखने मिलता है कि उसका पूरा घर खाली हो चुका था और घर के सारे सामान हटा दिए गए थे। वहीं उसका हस्बैंड चार्ल्स भी घर में मौजूद नहीं था। इसे देख रेजिना कुछ समझ नहीं पाती और इधर उधर भागने लगती है कि तभी रेजिना की टक्कर इंस्पेक्टर एडवर्ड से होती है। एडवर्ड अपना पुलिस कार्ड दिखाकर रेजिना को अपने साथ ले चलता है और आगे मॉर्चुरी जाने पर रेजिना को पता लगता है कि उसके हस्बैंड चार्ल्स की डेथ हो चुकी थी और यहाँ एडवर्ड ने रेजिना को चार्ल्स की डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया था। तो रेजिना डेड बॉडी की पहचान कर लेती है। तब डॉक्टर डेड बॉडी को वापस रख लेता है। आगे एडवर्ड रेजिना को बताता है कि उसका हस्बैंड चार्ल्स मर्डर वाले दिन पेरिस शहर छोड़कर जा रहा था कि तभी उसे ट्रेन में पहुंचते ही किसी ने धक्का दे दिया, जिससे चार्ल्स की मौत हो गई। ऐसा बताकर एडवर्ड रेजिना से चार्ल्स के बारे में कुछ सवाल करने लगता है, जैसे चार्ल्स क्या काम करता था, उसके रिलेशन कैसे लोगों के साथ थे और वो अपने पैसे किधर रखा करता था। लेकिन रेजिना इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे चार्ल्स की निजी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तब एडवर्ड कहता है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स ने पेरिस छोड़ने से पहले अपने घर और घर में रखे सभी सामानों को पब्लिक ऑक्शन में बेच डाला था और इस ऑक्शन से चार्ल्स ने $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे जमा किए थे। लेकिन चार्ल्स के मरने के बाद अथॉरिटीज को वो $1 मिलियन कहीं भी नहीं मिले और यही वो बैग है जिसे चार्ल्स अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के बैग में $1 मिलियन जैसा ह्यूज अमाउंट फिट ही नहीं हो सकता। खैर, हमें इस बैग से कुछ रैंडम डेली लाइफ में यूज होने वाले सामान मिले सिवाय इसके। ऐसा कहकर एडवर्ड रेजिना को चार्ल्स के 4 अलग अलग पासपोर्ट दिखाता है। इन चारों पासपोर्ट में चार्ल्स का नाम और नेशनलिटीज अलग अलग थी। इसे देख रेजिना पूरी तरह से शॉक रह जाती है। आगे रेजिना घर में अकेले रहकर चार्ल्स के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहाँ रेजिना से मिलने एक आदमी आता है और वो आदमी रेजिना को बताता है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी नीलामी में बेच दी थी। रेजिना कहती है, हाँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तभी हमें देखने मिलता है कि ये आदमी पीटर था।
पीटर रेजिना से कहता है, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक बढ़िया सा होटल ढूंढ लूंगा। तो रेजिना इसके लिए पीटर का थैंक्स करती है। आगे कुछ दिनों बाद चर्च में चार्ल्स का फ्यूनरल रखा जाता है। इस फ्यूनरल में रेजिना और उसकी दोस्त सेल्वी के अलावा इंस्पेक्टर एडवर्ड भी आए थे। तभी वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी एंटर करता है और चार्ल्स की डेड बॉडी के करीब जाकर वहाँ कुछ देर जोर जोर से खांसकर चुपचाप अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। यहाँ रेजिना उस आदमी के इस बिहेवियर को देख बहुत हैरान थी कि तभी इतने में वहाँ एक दूसरा आदमी आकर उसी तरह चार्ल्स की डेड बॉडी के पास जाता है और चार्ल्स की सांसें जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी उन्हें चेक करके पिछले वाले आदमी की तरह वहीं बैठ जाता है। फिर दरवाजे से एक तीसरा और लंबा चौड़ा आदमी चार्ल्स की लाश के पास आकर अपने कोट में लगी सेफ्टी पिन को चार्ल्स के फिंगर में जोर से चुभा देता है। दरअसल ये तीनों आदमी चार्ल्स की मौत कंफर्म करने आए थे कि चार्ल्स सच में मर गया या फिर बस मरने का नाटक कर रहा है। यहाँ रेजिना भी नहीं जानती थी कि ये तीनों अजीब आदमी आखिर थे कौन। तभी वहाँ कोई रेजिना को टच करता है जिससे रेजिना सहम जाती है, पर यहाँ ये आदमी बस रेजिना के नाम का एक लेटर देने आया था। रेजिना जब इस लेटर को पढ़ती है तो ये लेटर किसी हैमिल्टन नाम के आदमी ने लिखा था। इसमें लिखा होता है, डियर मिस रेजिना लैम्पर्ट, आप मुझसे कल मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। मुझे आपसे आपके हस्बैंड की मौत से रिलेटेड कुछ जरूरी बात करनी है। तो अगले दिन रेजिना लेटर में लिखे ऑफिस के पते पर पहुंचती है और देखती है कि ये ऑफिस पूरा खाली था। तब हैमिल्टन, जिसने रेजिना को वहां बुलाया होता है, वो कहता है, माफ कीजिए, मेरे सारे एम्प्लॉय अभी लंच करने बाहर गए हुए हैं, जिस वजह से ऑफिस थोड़ा खाली है। रेजिना पूछती है, आपने मुझे इधर क्यों बुलाया है और आप हैं कौन? हैमिल्टन कहता है, मैं CIA एडमिनिस्ट्रेटर हैमिल्टन हूँ। हमारा काम खुफिया एजेंट्स को हायर करना और उन्हें कमांड देना है। रेजिना कहती है, लेकिन इस सब का मुझसे क्या कनेक्शन? हैमिल्टन कहता है, दरअसल मैम, हमारी पूरी एजेंसी और अमेरिकन गवर्नमेंट आपके हस्बैंड को ढूंढने में लगी हुई थी। इसे सुन रेजिना को कुछ समझ नहीं आता। तब हैमिल्टन रेजिना को एक फोटो दिखाकर कहता है, इस फोटो को जरा गौर से देखकर बताइए कि क्या इनमें से आप किसी एक को भी जानती हैं? रेजिना देखती है तो उसे फोटो में चार्ल्स और वो तीन अनजान आदमी दिखाई देती हैं जो चार्ल्स के फ्यूनरल में आए थे और इधर इन चारों ने मिलिट्री ड्रेस पहनी हुई थी। हैमिल्टन कहता है, इन तीनों के नाम हरमन स्कूबी, लैपर्ड गिल्डन और टैक्स पैंथलो हैं और मेरे ख्याल से आपको इन तीनों से जितना हो सके सतर्क रहना चाहिए। रेजिना कहती है, लेकिन मैंने इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ा। हैमिल्टन कहता है, पर आपके हस्बैंड चार्ल्स ने बिगाड़ा था। दरअसल ये तीनों चार्ल्स के उन पैसों के पीछे पड़े हुए हैं जो चार्ल्स ने ऑक्शन में जीते थे। रेजिना कहती है, पर वो पैसे तो चार्ल्स के हैं, ना कि उनके। हैमिल्टन कहता है, नहीं, वो पैसे चार्ल्स के नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट के हैं। उन पैसों को चार्ल्स ने धोखाधड़ी करके गवर्नमेंट से चुराया था और लास्ट टाइम चार्ल्स ने उन्हीं पैसों से जुटाए सामानों को बेचकर $1.5 मिलियन की रकम जमा की थी। यानी एक तरह से वो पूरी रकम गवर्नमेंट की है और क्योंकि आप चार्ल्स की बीबी थी तो इसलिए चार्ल्स ने वो पैसे आपको सौंपे होंगे। रेजिना कहती है, पर मेरे पास चार्ल्स का 1 रुपया तक नहीं है। हैमिल्टन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, भला चार्ल्स के बाद वो पैसे आपको नहीं तो और किसे मिलेंगे? हो सकता है कि चार्ल्स ने उन पैसों का चेक, सेफ डिपॉजिट या फिर बैगेज क्लेम करवाया हो। बस आप ढूंढते रहिए और पैसे मिलते ही मुझे कांटेक्ट करिएगा। हाँ, एक बात याद रखिए, पैसे गवर्नमेंट तक ना मिलने पर आपकी जान को उन तीनों आदमी से खतरा है, तो कोशिश करिएगा कि वो पैसे आपको जल्दी मिल जाएं। इसे सुन रेजिना थोड़ी सहम जाती है और रेजिना के इसी एक्सप्रेशन के साथ ये सीन यहीं कट होता है। आगे रेजिना पीटर से पार्क में मिलती है। इस वक्त यहाँ पार्क में एक कठपुतली का खेल चल रहा था, लेकिन पीटर को फ्रेंच भाषा नहीं आती थी। तब रेजिना पीटर को इंग्लिश में नरेट करती है, देखो, इस शो में एक लेडी अपने हस्बैंड को पीट पीट कर खत्म कर देती है, जिसके बाद कहानी में एक पुलिस वाला एंटर करता है और उस लेडी को उसके हस्बैंड को मारने की पनिशमेंट देने लगता है। इस तरफ हम इंस्पेक्टर एडवर्ड को देखती हैं, जो रेजिना पर चुपके से नजर रख रहा था। तभी पीटर शो के अंदर देखता है कि उस लेडी का हस्बैंड जिंदा था। इस बारे में पीटर रेजिना से पूछता है तो रेजिना बताती है कि असल में उसके हस्बैंड ने बस मरने का झूठा नाटक किया था ताकि अपनी वाइफ को फंसा सके, लेकिन मैं जानती हूँ कि चार्ल्स ने मरने का कोई नकली नाटक नहीं किया, बल्कि किसी ने उसे रेलवे स्टेशन के ट्रेन में फेंक कर उसकी हत्या की थी। पीटर कहता है, तुम फालतू में ही इतनी चिंता कर रही हो, ये सब पुलिस का मैटर है।
इधर हम कठपुतली के खेल में देखते हैं कि पुलिस वाले को लेडी और उसके हस्बैंड दोनों के हाथों डंडे बरस रहे थे और इसे देख इंस्पेक्टर एडवर्ड को ऐसा लग रहा था जैसे ये डंडे उसी पर बरस रहे हैं। आगे पीटर रेजिना का गम दूर करने के लिए उसे एक क्लब में लाता है। इस क्लब में रेजिना और पीटर दोनों एक अजीब सा गेम खेलकर बहुत मजे करती हैं। लेकिन तभी रेजिना को गेम के दौरान फील होता है कि वो जिसके साथ ये खेल खेल रही थी वो उन्हीं तीनों आदमियों में से एक था और उसका नाम था लेपर्ड। यहाँ लेपर्ड रेजिना से चार्ल्स के पैसों के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर आपने वो पैसे हमारे हवाले नहीं किए तो आप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगी। इसे सुन रेजिना लेपर्ड के पैर पर हील मारकर गुस्से से क्लब के बाहर चली जाती है और क्लब के बाहर वाले फोन बूथ से लेपर्ड के बारे में बताने के लिए मिस्टर हैमिल्टन को कॉल करने लगती है कि तभी उस फोन बूथ में दूसरा आदमी यानी टैक्स जबरदस्ती घुस आता है और रेजिना के कपड़ों पर बार बार जली माचिस फेंक कर उसे फोर्स करने लगता है कि वो उसे पैसे कहाँ रखे हैं इस बारे में बता दे। लेकिन रेजिना बस चिल्लाने और मदद मांगने के अलावा कुछ नहीं करती। इसे देख टैक्स अपने आप ही वहाँ से चला जाता है और टैक्स के जाते ही उधर पीटर आता है। पीटर को देख रेजिना को थोड़ी शांति मिलती है। आगे पीटर रेजिना को उसके होटल छोड़ने जाता है क्योंकि रेजिना बहुत घबराई हुई थी। यहाँ पीटर रेजिना से पूछता है आखिर तुम्हारे साथ क्लब में ऐसा क्या हुआ था जो तुम अचानक वहाँ से भाग निकली। तब रेजिना पीटर को कुछ साफ साफ नहीं बताती और फिर पीटर भी रेजिना को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर चला जाता है। लेकिन रेजिना जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो वो घर में उसी तीसरे अनजान आदमी हरमन स्कोबी को देखती है। हरमन चार्ल्स के पैसे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मार चुका था। यहाँ हरमन रेजिना से बोलता है वो पैसे कहाँ हैं। तब रेजिना देखती है कि हरमन का एक हाथ लोहे का था। हरमन उसी हाथ से रेजिना पर हमला करता है लेकिन रेजिना सही टाइम पर दरवाजा लॉक करके हरमन के हमले से बच जाती है और सीढ़ियों से पीटर को आवाज लगाकर उसे अपने कमरे के अंदर भेजती है। पीटर के कमरे में घुसते ही कमरा बहुत शांत सा हो गया था और अंदर से एक सुई की भी आवाज नहीं आ रही थी। इसे देख रेजिना क्यूरियोसिटी के मारे खुद कमरे के अंदर जाती है। तब उसे पीटर बेड के कोने में पड़ा मिलता है। यहाँ पीटर अंदाजा लगाता है कि हरमन जरूर खिड़की के रास्ते भाग गया होगा, इसलिए पीटर खुद खिड़की से कूदकर हरमन को ढूंढने जाता है और तभी एक खिड़की से पीटर देखता है कि वो तीनों आदमी एक ही कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन तीनों की बातों से पीटर को पता लगता है कि इन्होंने मिलकर एक आदमी को रेजिना के पीछे लगाया था ताकि वो आदमी रेजिना का विश्वास जीतकर उसके पैसों के बारे में पता करे। लेकिन उसी आदमी पर इन तीनों को विश्वास नहीं। इन तीनों की बातें सुन पीटर उस कमरे के अंदर आ जाता है और तब हमें पता लगता है कि खुद पीटर ही वो आदमी था जिसे इन्होंने हायर किया था। पीटर इन तीनों से कहता है मैंने उस लड़की का विश्वास लगभग जीत ही लिया था, बस अगर मुझे किसी तरह उसका एक और दिन मिल जाता तो वो मुझे आसानी से पैसों का सारा राज बता देती। लेकिन तुम तीन गधों ने बीच में आकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैं यहाँ तुम तीनों को बता दूं कि जब तक तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें एक पैनी तक नहीं मिलेगी। पीटर की इस बात को सुन टैक्स और लेपर्ड पीटर के साथ कोऑपरेट करने मान जाती हैं। लेकिन हरमन को अब भी पीटर पर ऐसा शक था कि वो पैसों का राज पता लगते ही खुद सारा पैसा लेकर फरार हो जाएगा। आगे पीटर रेजिना के अपार्टमेंट में वापस लौटता है तो रेजिना उसके आते ही उसे गले लगा लेती है और उसे सारा मामला एक्सप्लेन करती है कि वो तीन लोग उसके पीछे $1.5 मिलियन के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन रेजिना खुद नहीं जानती कि वो पैसे कहाँ हैं। पीटर कहता है हो सकता है कि चार्ल्स ने वो पैसे घर में कहीं छोड़े हों, क्या तुमने अच्छे से चेक किया। रेजिना बताती है मैंने हर जगह चेक किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और अब तो ऐसा लगता है कि वह तीनों आदमी मुझे मार डालेंगे। पीटर कहता है मेरे रहते कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। ऐसा कहकर पीटर रेजिना के साथ झूठी हमदर्दी और प्यार जताने लगता है जिस पर रेजिना भी विश्वास कर लेती है। लेकिन तभी रेजिना को एक कॉल आता है। ये कॉल हरमन ने किया था। हरमन रेजिना से कहता है जो आदमी तुम्हारे साथ मौजूद है वो पीटर जोशुआ नहीं बल्कि कार्सन डायल है। उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, वो बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा कहकर हरमन कॉल काट देता है। कॉल कटते ही पीटर पूछता है किसका कॉल था, लेकिन रेजिना पीटर को कुछ नहीं बताती और उसे अपने अपार्टमेंट से जाने कहती है। इससे पीटर को रेजिना पर शक हो जाता है और इसलिए पीटर एक काले से धागे को रेजिना के दरवाजे से चिपका कर उसी के बगल वाले अपार्टमेंट से
ज्वाइन कर देता है ताकि जैसे ही रेजिना बाहर निकली वैसे ही उसे पता चल जाए। दूसरी तरफ रेजिना हैमिल्टन को कॉल करके बताती है कि मेरे साथ पिछले एक दिन से कोई आदमी पीटर जोशुआ के नकली नाम से रह रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि उसका असली नाम कार्सन डायल है और वो भी चार्ल्स के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। हैमिल्टन कहता है कार्सन डायल, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा है, लेकिन हो सकता है कि कार्सन डायल तुम्हारे हस्बैंड का खूनी हो। इसे सुन रेजिना घबराकर कहती है मैं अब आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं जल्द ही इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। हैमिल्टन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसा करो कि एक बार मुझसे अभी आकर मिलो। तो इसे सुन रेजिना अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है और डोर के खुलते ही पीटर की रस्सी से पीटर को पता चल जाता है कि रेजिना बाहर जा रही है, इसलिए पीटर रेजिना के पीछे भागता है और रेजिना जहां जाने के लिए टैक्सी खोज रही थी, पीटर उस जगह का नाम सुनकर बाहर आकर ड्राइवर को उसी जगह जाने का कहता है। पीटर को लग रहा था कि रेजिना भी उसी जगह गई होगी, पर असल में रेजिना ने पीटर को बेवकूफ बनाया था क्योंकि उसे पता था कि पीटर जरूर उसका पीछा करेगा। आगे रेजिना हैमिल्टन से उसकी बताई हुई जगह पर मिलने आती है और तब हैमिल्टन रेजिना को बताता है कि उसके साथ रहने वाला आदमी यानी पीटर कार्सन डायल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्सन डायल को तो मरे आज से पूरे 20 साल हो चुकी हैं। इसे सुन रेजिना का दिमाग घूम जाता है और वो मिस्टर हैमिल्टन से पूछती है आखिर ये सारा माजरा क्या है, आप मुझे शुरुआत से क्यों नहीं बताते। तो आगे हैमिल्टन शुरुआत से शुरू करता है और बताता है कि सन 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओएसएस ने 5 आर्मी सोल्जर्स को चुना था $2.5 लाख के गोल्ड को जर्मन लाइन से फ्रांस पहुंचाने के लिए। इन 4 में से एक आदमी आपका हस्बैंड चार्ल्स था, बचे हुए 3 वो लोग थे जो फ्यूनरल में आए थे और चौथा कार्सन डायल था। इन चारों ने गोल्ड फ्रांस भेजने की जगह उसे गड्ढा करके एक जमीन के नीचे छिपा दिया, मतलब चारों ने मिलकर गोल्ड की चोरी की और फ्रांस गवर्नमेंट को ऐसा बताया कि उस पूरे गोल्ड को जर्मन सोल्जर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इन चारों का प्लान वर्ल्ड वॉर खत्म होती ही जमीन से $2.5 लाख का सोना निकाल कर भाग जाने का था, लेकिन वॉर के दौरान इनका चौथा आदमी कार्सन डायल जर्मन सोल्जर्स के हाथों बुरी तरह मारा गया। इवन हरमन भी बड़ी मुश्किल से बचा और इसी बीच हरमन ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। खैर कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर शांत हुई और इससे पहले तीनों में से कोई गोल्ड जमीन से निकाल पाता, तुम्हारा हस्बैंड चार्ल्स उन गोल्ड को चुराकर दूसरी आइडेंटिटी बदलकर पेरिस शिफ्ट हो गया। रेजिना कहती है मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर इन तीनों ने वो गोल्ड चोरी किए थे तो आप इन तीनों को जेल में क्यों नहीं डाल देती। हैमिल्टन कहता है क्योंकि हमें हमारे पैसे भी वापस चाहिए और वही पैसे इन 3 लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस बनेंगे। इस सब में बस आप ही हैं मिस रेजिना लैम्पर्ट जो हमारी मदद कर सकती हैं। रेजिना कहती है ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा। हैमिल्टन कहता है सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये बहरूपिया जो खुद को कार्सन डायल और पीटर जोशुआ बताता है, आखिर इसकी असली पहचान क्या है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस आदमी ने आपके हस्बैंड का खून किया हो। तो इसके अगले दिन से ही रेजिना पीटर उर्फ कार्सन का पीछा करने लगती है और कार्सन को भी अच्छे से पता होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कार्सन इसकी बगैर कोई चिंता किए अमेरिकन एक्सप्रेस पहुंचता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या डायल नाम से कोई लेटर आया। तो रिसेप्शनिस्ट चेक करके ना में जवाब देती है। इसे सुन डायल वहाँ से जाने लगता है कि तभी स्टेशन के स्पीकर से आवाज आती है कि मिस्टर डायल आपसे कोई बात करना चाहता है। इसे सुन डायल अपने नजदीकी फोन बूथ में जाकर उस कॉल को रिसीव करता है। इस कॉल को यहीं के दूसरे फोन बूथ से रेजिना ने किया था। रेजिना आवाज बदलने की नाकामयाब कोशिश करती है और डायल उसकी आवाज झट से पहचान जाता है। उसे ये भी पता होता है कि आज सुबह उसका पीछा करने वाली रेजिना ही थी। रेजिना डायल से कहती है तुम कार्सन डायल नहीं हो, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ क्यों बोला और तुम असल में हो कौन। पीटर कहता है तुमने ठीक कहा, मैं कार्सन डायल नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अलेक्जेंडर डायल हूँ और मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं अपने भाई के किलर का पता करना चाहता था। रेजिना कहती है लेकिन तुम्हारे भाई को तो जर्मन सैनिकों ने मारा था।
पीटर बोलता है वो सिर्फ फैली फैलाई बातें हैं। मेरा मानना है कि उस वक्त कार्सन की हत्या उसी के तीनों साथी और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलकर की थी, क्योंकि कार्सन ने गोल्ड छिपाने वाली स्कीम में उनका साथ नहीं दिया। असल में मैं उनके लिए काम करने के बहाने से तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ। तो इसे सुन रेजिना को फिर से पीटर पर यकीन आने लगता है और आखिर रेजिना और पीटर एक दूसरे से रिलेशन बना बैठते हैं कि तभी रेजिना को टैक्स पैंथलो का कॉल आता है। टैक्स फोन पर कहता है हम तुम्हारे रूम के ठीक सामने वाले कमरे में हैं, इधर 5 मिनट के अंदर आ जाओ, वरना हम तुम्हारे दोस्त सेल्वी के बेटे जॉन के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो इसे सुन रेजिना घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन को किडनैप करने के बाद से ये तीनों किडनैपर्स बहुत मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे। तभी वहाँ पर रेजिना और पीटर दोनों आ जाती हैं। रेजिना कहती है कम से कम मुझे सेल्वी को इन्फॉर्म करने दो कि उसका बच्चा यहाँ है। लेपर्ड कहता है उसकी परमिशन हम तभी देंगे जब आप हमें अपना रूम चेक करने देंगी। पीटर कहता है रेजिना को परेशान करना बंद करो, उसके पास कोई पैसे नहीं है। हरमन कहता है तो इतने सारे पैसे कहाँ गए? पीटर कहता है शायद उन्हें तुम में से किसी एक ने चुराया है। हो सकता है कि तुम में से ही किसी ने चार्ल्स का पीछा किया हो और फिर उसे ट्रेन से धक्का देकर उसके पैसों का बैग लेकर भाग गया हो। हरमन कहता है तुम्हें सच में लगता है कि हम में से कोई ऐसा करके उन पैसों को पागलों की तरह ढूंढेगा? पीटर कहता है समझने की कोशिश करो, अगर तुम में से कोई एक भी पैसों को ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता या पैसों को ढूंढने का नाटक नहीं करता तो सारा शक डायरेक्ट उसी पर नहीं चला जाता। खैर इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, तुम तीनों एक दूसरे के कमरे को चेक करो और हम दोनों यहाँ रुककर इस कमरे को चेक करेंगे। इधर ये कमरा हरमन का था, इसलिए वो अपने कमरे की तलाशी करने से मना कर देता है, लेकिन यही रूल था, वरना सारा शक हरमन पर चला जाएगा। इसलिए हरमन मान जाता है और अब ये तीनों रेजिना और एक दूसरे का कमरा चेक करने निकल पड़ते हैं। इस कमरे में रेजिना सेल्वी को कॉल करके उसे बता देती है कि उसका बेटा उसके पास सही सलामत है और इसलिए वो ज्यादा चिंता ना करे। कॉल रखकर रेजिना जॉन के साथ ट्रेजर हंट गेम खेलने लगती है और यहाँ खेलते वक्त रेजिना की नजर शेल्फ के ऊपर पड़ती है। रेजिना को लगता है कि अगर हरमन के पास $1.5 लाख होते तो वो इसे इतने ही ऊपर छिपाता, इसलिए रेजिना ऊपर चढ़ती है और तभी उसके हाथ एक बॉक्स लगता है। इस बॉक्स को देख जॉन खुशी के मारे उछलकर उस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों को ले आता है और अब इधर टैक्स उस बॉक्स को पैसों का बॉक्स समझकर जब उसे पूरी एक्साइटमेंट के साथ खोलता है तो उसकी सारी आशा निराशा में बदल जाती है, क्योंकि बॉक्स के अंदर सिर्फ हरमन का मामूली सा हुक रखा हुआ था। इस हुक को देखकर इन्हें अचानक से एहसास होता है कि हरमन अब तक इस कमरे में क्यों नहीं आया, इसलिए ये सभी हरमन को ढूंढने जाती हैं और तभी इन्हें हरमन की लाश बाथटब में तैरती हुई मिलती है। लाश को देखकर पीटर, टैक्स और लेपर्ड दोनों हैरानी में पड़ जाते हैं कि इसे आखिर किसने मारा, पर इस बारे में सोचने का इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इन्हें जल्द से जल्द हरमन की लाश को कहीं अच्छी जगह में रखकर यहाँ से गायब होना पड़ेगा, वरना पुलिस इन्हें पकड़कर ले जाएगी। अगले दिन ऐसा दिखाते हैं कि मेड हरमन के घर आती है और उसे दिखाई देता है कि मरा हुआ हरमन बेड में पड़ा हुआ था। इसे देख वो जोर से चीखती है। आगे पीटर और रेजिना हरमन के हुए मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। इधर रेजिना को समझ नहीं आ रहा था कि भला हरमन को कोई क्यों मारेगा, उसकी मौत से किसी को क्या ही फायदा था। पीटर कहता है शायद किलर को पैसों का पता चल गया था और वो नहीं चाहता था कि पैसों के 4 हिस्से हों, इसलिए किलर ने हरमन को मार डाला। रेजिना कहती है अगर किलर पैसों के हिस्से के लिए ही मर्डर कर रहा है तो वो भला हमें क्यों छोड़ेगा। पीटर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? रेजिना कहती है मेरा मतलब ये है कि किलर को पैसों का पूरा हिस्सा हड़पना है और शायद किलर एक एक करके तुम्हें और मुझे भी मार डालेगा, इसलिए हमें किलर से बचने के लिए एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इसके बाद से रेजिना और पीटर एक साथ रहना शुरू करते हैं। इस दौरान रेजिना को भी पीटर के साथ बहुत ज्यादा मजा आता है और वो पीटर को नहाता छोड़कर कॉल उठाने निकल पड़ती है। ये कॉल ऑफिसर हैमिल्टन का था। हैमिल्टन कॉल पर बोलता है मिस रेजिना, आपने हमें बताया था कि असल में पीटर कार्सन डायल का छोटा भाई अलेक्जेंडर डायल है, लेकिन जब मैंने अपनी यूनिट से पता किया तो पता चला कि कार्सन डायल का तो कोई दूर दूर तक छोटा भाई ही नहीं था। रेजिना कहती है आप श्योर हैं?
हैमिल्टन कहता है, बिल्कुल, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप उस आदमी से जरा संभल कर रहिए, वो शायद आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तभी इतने में पीटर वॉशरूम से बाहर निकलता है और पीटर को ऐसा महसूस होता है कि रेजिना का बिहेवियर अचानक से पूरी तरह बदल गया था। यहाँ रेजिना पीटर से कहती है, मुझे किसी भीड़ भड़ाके वाली जगह में ले चलो। तो आगे हम रेजिना और पीटर को एक साथ बोट में देखती हैं। यहाँ पीटर रेजिना से कहता है, अभी 20 मिनट पहले तो तुम मेरे साथ काफी खुश थी, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? रेजिना कहती है, कार्सन का कोई भाई नहीं था और तुम तब से मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे। जरूर तुमने ही चार्ल्स और हरमन का खून किया होगा। पीटर कहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असली सच्चाई बताता हूँ। असल में मेरा एक खानदानी बिजनेस था, लेकिन वो बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया, जिसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक चोर बनने के। रेजिना कहती है, तो तुम चोर हो? पीटर कहता है, हाँ, और मेरा काम है अमीर लोगों को अलग अलग नाम पहचान से मिलकर उन्हें ठगने का। और हाँ, मेरा असल नाम एडम कैनफील्ड है। रेजिना कहती है, पीटर तुम्हें अंदाजा भी है, तुम पिछले 2 दिनों में 3 बार अपना नाम बदल चुके हो। पीटर कहता है, लेकिन यही मेरा असली नाम है। वैसे भी बस मेरा नाम बदलने से मेरी पहचान तो नहीं बदल जाएगी। मैं अब भी तुम्हारे लिए वही आदमी रहूंगा जो 2 दिन पहले था। तो इसे सुन रेजिना फिर से पीटर की बातों पर यकीन कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करती हैं। उसी रात मिस्टर लैपर्ट को एक अनजान कॉल आती है और वो कॉल वाले आदमी से मिलने जब नीचे लिफ्ट में जाती हैं तो हमें उनके जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज से लिफ्ट मैनेजर की नींद टूटती है और तब वो लिफ्ट के पास जाकर देखता है कि मिस्टर लैपर्ट का किसी ने मर्डर कर दिया था। आगे इस मर्डर के बारे में इंस्पेक्टर एंड्रयू रेजिना और पीटर को बताते हैं, क्योंकि वह दोनों भी मिस्टर लैपर्ट के ही पड़ोस में रहती थी। खैर, एंड्रयू का वहां से जाने के बाद पीटर को टैक्स का कॉल आता है। दरअसल टैक्स बाहर छिपते फिर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि किलर उसके दोनों साथियों को खत्म करने के बाद सीधा उसे ही टारगेट बनाएगा। आगे कॉल के बाद पीटर रेजिना से मिलकर कहता है, तुम्हारा शक गलत निकला। असल में टैक्स किलर नहीं है और उसके पास चार्ल्स के पैसे भी नहीं है। रेजिना कहती है, तो वो पैसे गए किधर? पीटर कहता है, ये देखने के लिए मुझे एक बार चार्ल्स का ट्रैवल बैग चेक करना होगा जिसे वो स्टेशन ले गया था। रेजिना कहती है, मैंने उस बैग को पहले ही चेक कर लिया है, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन पीटर के जिद करने पर रेजिना पीटर को चार्ल्स का वो बैग लाकर दिखाती है और यहाँ पीटर को भी चार्ल्स का बैग चेक करने पर ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता। अगली सुबह पीटर रेजिना के ऑफिस में आकर उसे बताता है, मैंने चार्ल्स के घर की अच्छे से तलाशी की और देखो मुझे उसमें ये लिस्ट मिला। इसमें चार्ल्स ने वो सारे सामान लिखे हैं जो अपने साथ बैग में भरकर लेकर गया था। लेकिन देखो, इस लिस्ट में चार्ल्स की अपॉइंटमेंट बुक भी शामिल थी और सिर्फ यही बुक मुझे चार्ल्स के बैग से नहीं मिली। मेरे ख्याल से जरूर इस बुक का चार्ल्स के मर्डर या फिर उन $1.5 मिलियन से कोई कनेक्शन है। वैसे क्या तुम्हें चार्ल्स के बारे में कुछ पता है, कोई जरूरी जानकारी? रेजिना कहती है, हाँ, दरअसल एक दिन मैंने चार्ल्स को फोन पर किसी से बात करते देखा था और फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी ने चार्ल्स को चैम्प्स गार्डन में थर्सडे 5 बजे मिलने की अपॉइंटमेंट दी थी। पीटर कहता है, आज भी थर्सडे है और शाम के 5 बजने वाली हैं, हमें भी उस गार्डन में जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर पीटर जबरदस्ती रेजिना को चैम्प्स गार्डन में ले आता है। पीटर का मानना था कि जिस आदमी ने चार्ल्स को 1 हफ्ते पहले इधर बुलाया था वो जरूर इस गार्डन में रेगुलर आने का शौकीन होगा और उसी ने चार्ल्स की हत्या की होगी। लेकिन यहाँ इंतजार करते करते काफी समय निकल जाता है। तभी वहाँ गार्डन में पीटर को टैक्स दिखता है। टैक्स को यहाँ देख पीटर को समझ नहीं पाता और पीटर रेजिना को वहीं छोड़कर टैक्स के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ टैक्स चलते हुए एक मार्केट के अंदर पहुँचता है। इसी मार्केट में चार्ल्स ने भी मरने से पहले विजिट किया था। तभी इधर टैक्स की नजर मार्केट में लगे तमाम स्टैम्प्स पर पड़ती है और इन स्टैम्प्स के महंगे दामों को देखते ही टैक्स के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। टैक्स जल्दी से भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। टैक्स के इस तरह जाने के बाद जब पीटर उन स्टैम्प को देखता है तो उसके भी दिमाग की बत्ती जलती है और वो भी टैक्स के पीछे भागते हुए अपनी और रेजिना के अपार्टमेंट के अंदर पहुंचता है। यहाँ टैक्स आराम से बैठा हुआ था। पीटर टैक्स से कहता है, वो एनवेलप किधर है जो चार्ल्स के बैग के अंदर था? टैक्स बोलता है, वो एनवेलप बैग से गायब है, उसे कोई दूसरा लेकर चला गया। ऐसा बोलकर टैक्स जोर जोर से हंसकर पीटर से कहता है, तुमने बेफालतू में ही चार्ल्स और मेरे
दोनों पार्टनर्स को मार दिया, आखिर वो $1.5 मिलियन तो तुम्हारे हाथ भी नहीं लगे। पीटर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने किसी को नहीं मारा। इतने में सीन रेजिना पर शिफ्ट होता है, जिसे उसी गार्डन में अपनी दोस्त सेल्वी मिलती है। रेजिना सेल्वी से कहती है, आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? सेल्वी बताती है, मैं मेरे बेटे जॉन का इंतजार कर रही हूँ। उसके हाथ एक स्टैम्प से भरा एनवलप लगा था और आज वो उनमें से 3 स्टैम्प्स को बेचने यहीं साइड वाले स्टैम्प मार्केट गया है। रेजिना कहती है, स्टैम्प मार्केट? सेल्वी बताती है, हाँ, इस गार्डन में हर थर्सडे स्टैम्प मार्केट का स्टॉल लगता है। तो इसे सुन रेजिना को वो $1.5 मिलियन कहाँ गई इसका राज समझ आ जाता है और वो सीधा मार्केट के अंदर जाकर किसी तरह जॉन को ढूंढ लेती है। लेकिन जॉन पहले ही उन स्टैम्प्स को कई सारे स्टैम्प्स के बदले बेच चुका था। रेजिना कहती है, तुमने वो स्टैम्प्स किसे बेचे, तुम्हें याद है? तो अब जॉन रेजिना और सेल्वी को उस स्टैम्प शॉप के अंदर ले चलता है। यहाँ स्टैम्प सेलर को पहले ही पता था कि कोई बड़ा आदमी इन स्टैम्प्स के बारे में पूछने आएगा। वो आदमी बताता है कि जब उसने इन स्टैम्प्स को गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये तीनों कोई मामूली स्टैम्प्स नहीं है। इनकी बनावट बहुत यूनिक है और इन तीनों स्टैम्प्स की कीमत आज के जमाने में $1 लाख होगी। इसे सुन रेजिना के होश उड़ जाती हैं। वो तो ये शॉपकीपर बहुत ईमानदार था, इसलिए वो सामान वापस लेकर रेजिना को उसके स्टैम्प्स वापस कर देता है। आगे रेजिना जैसे ही उन स्टैम्प्स को लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसे दिखता है कि टैक्स का किसी ने मर्डर कर दिया था। इसे देख रेजिना टैक्स की लाश के पास जाती है और तब उसे दिखाई देता है कि टैक्स ने मरने से पहले डायल यानी पीटर का सरनेम लिखा था। इसे देख रेजिना जल्दी से ऑफिसर हैमिल्टन को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आपका शक बिल्कुल सही निकला, पीटर ने ही वो चारों मर्डर्स किए हैं। मुझे पीटर की बातों में नहीं आना चाहिए था, उसने शुरुआत से ही मुझे धोखा दिया है। हैमिल्टन कहता है, आप परेशान मत होइए, वैसे क्या आपको चार्ल्स के वो $1.5 मिलियन मिले? रेजिना कहती है, हाँ, असल में मेरे हस्बैंड ने $1.5 मिलियन देकर कई सारे महंगे स्टैम्प्स खरीद लिए थे और उन्हें एक एनवलप में डाल दिया था, जबकि उस एनवलप को हम अभी तक मामूली एनवलप समझ रहे थे। खैर, अब तो एनवलप मेरे हाथ लग गया है। हैमिल्टन कहता है, बहुत अच्छे, आप उन एनवलप को लेकर मेट्रो के पास वाले होटल में पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। इसे सुन रेजिना जल्दी से उस होटल की तरफ जाने लगती है। तभी रेजिना को जाते हुए पीटर देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिना पीटर की बगैर कोई बात सुने किसी तरह खुद को बचाकर मेट्रो स्टेशन के पास आ जाती है। इधर पीटर भी रेजिना का पीछा करके आ गया था। यहाँ रेजिना किसी तरह छिपकर एक फोन बूथ से अमेरिकन एम्बेसी के हेडक्वार्टर में कॉल करके उनसे कहती है, मैं रेजिना बोल रही हूँ, क्या आप मेरी बात मिस्टर हैमिल्टन से करा सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी, मिस्टर हैमिल्टन तो ऑफिस से कब के निकल गए। रेजिना कहती है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि मैं मेट्रो स्टेशन में छिपी हुई हूँ और मेरी जान खतरे में है। इतना बोलते ही रेजिना देखती है पीटर उसके फोन बूथ के बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए रेजिना वहीं छिपी रहती है और कुछ देर बाद जब पीटर वहां से चला जाता है तब रेजिना भी वहां से निकल जाती है। आगे जब रिसेप्शनिस्ट रेजिना की रिक्वेस्ट पर मिस्टर हैमिल्टन को कॉल लगाती है तो यहाँ हैमिल्टन का कॉल कोई दूसरा ही आदमी उठाता है और हमें पता लगता है कि असल में यही आदमी हैमिल्टन बैर्थेलो था, मतलब जिसे रेजिना अभी तक हैमिल्टन समझ रही थी वो कोई और है। दूसरी तरफ रेजिना को पीटर देख लेता है और ये दोनों भागते हुए पिलर के पास पहुँचती हैं। इधर ही वो नकली वाला हैमिल्टन भी अपनी गन के साथ खड़ा था। तब पीटर भी अपनी गन दिखाकर रेजिना को बीच में ही रोक लेता है और उससे कहता है, जिस आदमी को तुम हैमिल्टन समझ रही हो वो असल में कार्सन डायल है और इसलिए टैक्स ने मरते वक्त डायल का नाम लिखा था, जो और किसी का नहीं बल्कि इसी का नाम है। नकली हैमिल्टन कहता है, अगर मैं सच में कार्सन डायल होता और मुझे स्टैम्प्स चाहिए होते तो मैं अभी आपको गोली मारकर उन स्टैम्प्स को छीन सकता था। पीटर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि रेजिना को गोली लगते ही मैं तुम्हें यही शूट करके मार डालूंगा। हैमिल्टन कहता है, मिस रेजिना, आप इसके बहकावे पर मत आइए, ये बहुत बड़ा झूठा है। पीटर बोलता है, रेजिना, बस तुम मुझ पर एक आखिरी बार विश्वास करके देखो। यहाँ रेजिना ऐसी सिचुएशन में आ गई थी जहाँ वो कुछ फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी रेजिना को थोड़ा थोड़ा पीटर की बातों पर भरोसा आने लगता है और वो पीटर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी हैमिल्टन अपना असली रंग दिखा देता है और रेजिना को वहीं रुकने का कहकर उसे बताता है, पीटर सच बोल रहा है, असल में
मैं ही कार्सन डायल हूँ और मैंने ही तुम्हारे पति और उन तीनों का मर्डर किया है। दरअसल मुझे वॉर के दौरान जर्मन सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। उन सोल्जर्स ने मुझ पर पूरे 10 महीने टॉर्चर किया। हालांकि चार्ल्स और मेरे वो तीनों साथी जानते थे कि मैं जिंदा हूँ और जर्मन सोल्जर्स की गिरफ्त में हूँ, फिर भी उनमें से एक भी मुझे उनकी कैद से छुड़ाने नहीं आया। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया ताकि बाद में गोल्ड के पैसों का 4 हिस्सों में बंटवारा कर सके। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं $1.5 मिलियन तो वापस लूंगा ही, पर साथ ही साथ उन तीनों को भी मौत के घाट उतार डालूंगा। और आज इतने सालों बाद मैंने ऐसा कर दिखाया है। हैमिल्टन के इतना बताने के दौरान पीटर पिलर के पीछे जाकर हैमिल्टन पर गोली चला देता है और अब इन दोनों के बीच गन फाइट होती है और ये तीनों किसी तरह बचते बचाते एक साथ किसी बड़े से थिएटर में एंटर करती हैं। यहाँ रेजिना थिएटर के नीचे छिपी हुई थी और हैमिल्टन समझ गया था कि रेजिना वहीं है। तभी वहाँ पीटर भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि थिएटर का अंडरग्राउंड ब्लॉक वाइज बना हुआ था और ये ब्लॉक्स उन्हीं नंबर के लीवर को दबाने से खुलते थे। इसे देख पीटर हैमिल्टन के पैरों की आवाज को सुनकर उसी ब्लॉक के लीवर को पुल करता है, जिससे हैमिल्टन एकाएक नीचे गिरकर मारा जाता है। आगे हैमिल्टन के मरने के अगले ही दिन ये दोनों उन स्टैम्प्स को जमा करने अमेरिकन एम्बेसी जाती हैं, क्योंकि रेजिना के मुताबिक इन पैसों पर अमेरिकन गवर्नमेंट का हक है, न कि उनका। लेकिन रास्ते में ही पीटर रेजिना के साथ ऑफिस के अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि इतने सारे पैसों को गवर्नमेंट को देते हुए उसका दिल टूट जाएगा। तब रेजिना अकेले ही ऑफिस के अंदर जाती है और यहाँ रेजिना को एक और शॉक मिलता है। उसे पता चलता है कि असल में अमेरिकन एम्बेसी का हेड पीटर ही था और उसने अब तक इन पैसों को गवर्नमेंट तक वापस लाने के लिए ये सारा खेल खेला था। रेजिना कहती है, अगर तुम हेड हो तो पिछली बार इस ऑफिस में तुम्हारी जगह हैमिल्टन क्या कर रहा था? पीटर कहता है, जिस वक्त तुम ऑफिस में आई थी उस वक्त कितने बच रहे थे और ऑफिस में तुमने कितने एम्प्लॉय को देखा? रेजिना कहती है, हैमिल्टन ने मुझे दोपहर 12 बजे बुलाया था और उस वक्त ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय नहीं था। पीटर कहता है, 12 बजे इस ऑफिस में लंच का वक्त होता है और सारे एम्प्लॉय लंच करने बाहर जाते हैं। जरूर उसी वक्त हैमिल्टन उर्फ कार्सन मेरे ऑफिस में आकर नकली हेड बनकर आपसे मिला था। खैर, मैं अब तक झूठ बोलने के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। असल में मेरा नाम ब्रायन क्रुकशैंक है। रेजिना कहती है, मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से नहीं आऊंगी, पहले मुझे कोई प्रूफ ला कर दो। पीटर कहता है, ठीक है, जब हम अपना मैरिज लाइसेंस बनवाएंगे तब तुम प्रूफ देख लेना। मैरिज लाइसेंस की बात सुन रेजिना एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि पीटर उससे बहुत जल्द शादी करेगा। इतना दिखाने के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।